Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Animal Form and Function 1, BS Zoology 4th, and I am your course instructor Sehri Shumar. Today's lecture is lecture number 6. Basically टॉपिक है हमारा मस्कुलर मूवमेंट एंड मस्कुलर सिस्टम. ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया है, बेसिकली हमने ये जो हमारा चैप्टर था प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड सपोर्ट, ठीक है, इसके अंदर हमने सबसे पहले जो हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंटेगोमेंट्री सिस्टम को. इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमने डिस्कस किया और उसके बाद हमने वर्टिब्रेट्स के अंदर इंटेगोमेंट को डिटेल में जो है वो डिस्क्राइब किया था. उसके बाद हमने जो है वो स्केलेटल सिस्टम डिस्कस किए वर्टिब्रेट्स के और इनवर्टिब्रेट्स के. इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमने जो है वो हाइड्रोस्टेटिक, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन को डिटेल में डिस्कस किया था और लास्ट में फिर हमने जो है वो वर्टिब्रेट्स के हवाले से डिस्कस किया. वर्टिब्रेट्स के अंदर भी जो है वो हमने फिशेस का स्केलेटन देखा, टेट्रापोड्स का स्केलेटन देखा और फिर हमने ह्यूमंस का स्केलेटन जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था. होप सो स्टूडेंट वो सारे लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे लाजमी कांटेक्ट किया करें, क्योंकि साथ साथ आपको जो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका एक कनेक्शन है कि पीछे वाला आपको लेक्चर समझ आया है तो आगे समझ आएगा. इसलिए आप जो है वो साथ साथ इसको प्रिपेयर करें. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मस्कुलर मूवमेंट एंड मस्कुलर सिस्टम. ठीक है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमारा जो सपोर्ट का सिस्टम होता है, जो हमारा लोकोमोटरी सिस्टम है, उसमें स्केलेटन तो ज़रूरी है. मतलब स्केलेटन के साथ मसल्स अटैच होते हैं, उसकी मदद से हमारी बॉडी जो है वो मूव कर सकती है. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसके साथ मसल्स अटैच होते हैं जिसकी बेस पर वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है. तो बेसिकली जो मूवमेंट और हमारा ये जो मस्कुलर मूवमेंट है और मस्कुलर सिस्टम है, आज हमने इसको डिस्कस करना है. हम कहते हैं मूवमेंट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट एंड एनिमल्स. आपको पता है प्रोटिस्ट जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है. सिंपलेस्ट हमारे पास जो है वो एनिमल्स हैं प्रोटिस्ट, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं. और अगर हम स्पेसिफिकली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटोजोआ, तो बेसिकली ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं. जब भी हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो हम सबसे पहले जो एग्जांपल लेते हैं वो प्रोटोजोआ के हवाले से लेते हैं और प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो है वो हम सिस्टम्स को चेक करते हैं. तो मूवमेंट और मस्कुलर सिस्टम जो है हमारा, इसमें भी हम प्रोटोजोआ को पहले डिस्कस करेंगे, देन हम जो है वो इनवर्टिब्रेट्स की तरफ मूव करेंगे और फिर हम वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करेंगे. मूवमेंट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट एंड एनिमल. दीज मूवमेंट में बी मस्कुलर और नॉन मस्कुलर. के मूवमेंट मस्कुलर भी हो सकती है या फिर नॉन मस्कुलर भी हो सकती है. मस्कुलर मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मसल्स प्रॉपरली मौजूद हैं, उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं जिसकी बेस पर मोशन लोकोमोशन होती है. या फिर नॉन मस्कुलर मूवमेंट मीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि सूडोपोडिया होता है, सीलिया हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकते हैं. तो डिफरेंट नॉन मस्कुलर आप कह सकते हैं मूवमेंट बेसिकली फ्लैजिला की वजह से हो सकती है, ठीक है, सीलिया की बेस पर होती है या फिर सूडोपोडिया की बेस पर होती है. तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं जो कि नॉन मस्कुलर मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है वो नॉन मस्कुलर मूवमेंट की एग्जांपल्स बता दी हैं. उसके बाद मसल्स आर अटैच्ड टू एंडोस्केलेटन ऑफ मोस्ट कम्प्लेक्स एनिमल्स. कि अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स हमारे मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी मौजूद हैं. और ये अटैच कहाँ होते हैं, एंडोस्केलेटन के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं बॉडी के. इट फॉर्म्स अ मोटर सिस्टम. ठीक है, मोटर एक सिस्टम बन जाता है, मतलब एक आप कह सकते हैं एक प्रॉपर मस्कुलर सिस्टम बन जाता है. मोटर सिस्टम अलाउज मोर कम्प्लेक्स मूवमेंट. मोटर सिस्टम ये है कि जो हमारा मसल्स हैं वो नर्वस सिस्टम उसके साथ जो है कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, कि नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स की सूरत में मैसेज भेजता है जिसकी बेस पर जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं और फिर उसकी बेस पर मूवमेंट होती है. बेसिकली ये जो मस्कुलर मूवमेंट है ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्रेजेंट है, जैसे कि नाइडेरियंस के अंदर भी है. नाइडेरियंस के अंदर से लेकर हम आर्थ्रोपोड्स तक जो है वो इसको डिस्कस करेंगे, नाइडेरियंस टू आर्थ्रोपोड इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स तक जो है वो इसके अंदर मौजूद है कम्प्लेक्स सिस्टम. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मूवमेंट विच इज़ नॉन मस्कुलर एंड मस्कुलर. मूवमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट डिफ्रेंशिएट अ लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग. कि मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करती है. हम जब भी लिविंग थिंग्स के करेक्टर पढ़ते हैं तो हम सबसे पहला करेक्टर ये भी पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग कैन मूव इट सेल्फ. ठीक है, कि वो खुद ब खुद हरकत कर सकती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग डिपेंडेंट होती है लिविंग थिंग के ऊपर.
ऑल सेल्स हैव कैपेसिटी टू मूव एंड चेंज शेप। हर सेल के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो एज अ होल उसकी मूवमेंट तो होती है, लेकिन उसके अंदर जितने भी सेल्स मौजूद हैं, अगर कोई मल्टी सेलुलर एनिमल है तो उसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, और कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर जो सिंगल सेल है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक सेल है वो इटसेल्फ भी मूव कर सकता है। उसके अंदर भी ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सके, अपने साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो इसके अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है। साइटोस्केलेटन आपको पता है कि इसके अंदर डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं, ठीक है। उसके अंदर जितने भी फाइबर्स हैं वो उसको साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसको मूव करवाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी शेप को चेंज करने में। क्योंकि ये जो साइटोस्केलेटन है, नाम से जाहिर हो रहा है, साइटो मीन सेल, स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क, मीन्स कि ये साइटोस्केलेटन सेल के फ्रेमवर्क को बना रहा होता है, सेल की शेप को बना रहा होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा जो स्केलेटन है वो हमारी शेप को डिटरमाइन करता है, बिल्कुल उसी तरह से सेल की जो शेप है वो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रही होती है कि जिस तरह के साइटोस्केलेटल फाइबर्स या साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर सेल के अंदर मौजूद होंगे उसी तरह से सेल की शेप जो है वो डिटरमाइन होगी, और उसके साथ साथ उसकी मूवमेंट भी उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। नॉन मस्कुलर मूवमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं। नॉन मस्कुलर, जैसे कि आपको पहले बताया कि नॉन मस्कुलर मूवमेंट मसल्स की बेस पर नहीं है, क्योंकि मसल्स नहीं है तो ये मूवमेंट है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बेस पर हो सकती है, जैसे कि सूडोपोडिया है, फ्लैजिला है या फिर सीलिया है। प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रोटोजोन्स जो हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। प्रोटिस्ट बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा मूव बाय मीन्स ऑफ स्पेसिफिक नॉन मस्कुलर सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया दैट मूव्स कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। इनके अंदर ये जो सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया हैं, इनके अंदर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन मौजूद होती हैं जो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं, दैट आर एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। बेसिकली आपको भी पता है कि हमारे जो मसल्स, स्केलेटल मसल्स हैं, उनके अंदर भी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मौजूद होती है जो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, और जिसकी बेस पर हमारे मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से इन सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया के अंदर भी ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिसकी बेस पर 3 तरह की मूवमेंट होती है, दैट इज़ अमीबॉइड मूवमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन अमीबा, और ये जो है सूडोपोडिया के थ्रू होती है, दैट इज़ सेकंड वन इज़ सिलरी मूवमेंट जो कि सीलिया के थ्रू हो रही होती है, जस्ट लाइक पैरामीशियम आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और थर्ड वन है हमारे पास फ्लैजिलर मूवमेंट जो कि फ्लैजिला के थ्रू हो रही होती है। डिफरेंट सेल्स हैं जिनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग स्पर्म सेल्स का आपको पता है, स्पर्म के अंदर जो है वो फ्लैजिला मौजूद होता है। तो बेसिकली जो स्पर्म्स लोकोमोट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो इसी फ्लैजिलर मूवमेंट की बेस पर करते हैं। तो हमने ना सिर्फ एक पूरा इंडिविजुअल देखना है, इंडिविजुअल की मूवमेंट को देखना है, बल्कि हमने हर सेल की मूवमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं उनके अंदर भी जो मूवमेंट है वो डिफरेंट तरीक़ों से हो रही होती है, तो हम हर एक को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो है वो नॉन मस्कुलर मूवमेंट हो गई जो कि सूडोपोडिया, फ्लैजिला या फिर सीलिया की बेस पर होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो मूवमेंट है हमारी, दैट इज़ अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट हम कह रहे हैं कि इट इज़ नॉन मस्कुलर मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन अमीबा। ठीक है, सबसे पहले अमीबा के अंदर ऑब्जर्व की, जो कि हमारा प्रोटोजोन प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा हैज़ एडहेसिव प्रॉपर्टीज़, के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा की उसके अंदर कुछ इस तरह की एडहेसिव, सपोज अगर ये अमीबा का स्ट्रक्चर है तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ ऐसी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पर वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, और जिसका जो सूडोपोडिया, सपोज ये वाला जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हुआ है, इसको अगर हम सूडोपोडिया कह दें, सूडो मीन फॉल्स, पोडिया मीन फुट, मतलब आप इसे कहते हैं कि ये फॉल्स फुट का काम करता है। जैसे फुट हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये जो अमीबा का फुट है जिसे हम फॉल्स फुट कह रहे हैं या सूडोपोडिया कह रहे हैं, ये इसे लोकोमोट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी जो अमीबा की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एडहेसिव होती है जिसकी बेस पर ये सूडोपोडिया किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के ऊपर स्लाइड करती है जिसकी बेस पर उसके अंदर रोलिंग होती है सबस्ट्रेट के ऊपर, एक फ्लूइड जो है दूसरे फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट होता है, मतलब एक्टोप्लाज्म, और इसके अंदर एंडोप्लाज्म होता है। इसके अंदर जो भी मटेरियल मौजूद है एज अ होल हम उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अंदर की तरफ का जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला इस साइड वाला, दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्म, और बाहर की तरफ जो मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। तो बेसिकली आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, बल्क मूवमेंट होती है टूवर्ड्स सूडोपोडिया, कि जिस तरफ सूडोपोडिया बना हुआ है उस तरफ जो है वो मूवमेंट होती है जिसकी बेस पर सूडोपोडिया मूव कर सकता है फॉरवर्ड। अमीबा जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, एंडोप्लाज्म जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है जिसकी वजह से सूडोपोडियम भी उसी तरफ मूव करता है, और आखिरकार एंडोप्लाज्म जो है वो सूडोपोडियम की
टिप तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से अब जो एंडोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो एंडोप्लाज्म है आहिस्ता आहिस्ता से ये सूडोपोडिया के अंदर मूव कर रहा है। जब ये टिप तक पहुंच जाएगा तो अब हम इसे एंडोप्लाज्म नहीं कहेंगे, बल्कि अब ये एक्टोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये इसका जो है वो एक समराइज्ड मूवमेंट है। अगर हम इसको जो है वो डिटेल में देखें तो लिखा हुआ है, अ क्रॉलिंग लाइक टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच सेल फॉर्म सूडोपोडिया टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द सेल। ठीक है कि एक क्रॉलिंग मूवमेंट की तरह का ये मूवमेंट है, इन विच सेल्स फॉर्म सूडोपोडिया, के सेल सूडोपोडिया बनाता है टूवर्ड्स फ्रंट ऑफ द सेल, बाहर की तरफ जो है वो बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ एडहेसिव प्रॉपर्टीज सिंस न्यू सूडोपोडिया अटैच टू सबस्ट्रेट। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ ऐसी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी बेस पर इसका जो सूडोपोडिया है वो सबस्ट्रेट के साथ ईजिली अटैच हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्लाइड ओवर अंडरलाइंग साइटोप्लाज्म, मतलब ये साइटोप्लाज्म के ऊपर स्लाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोलिंग इन अ वे एनालोगस टू अ बलडोज़र ट्रैक, के जैसे बलडोज़र मूव कर रहा होता है सबस्ट्रेट के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रोल कर रही होती है इसकी सबस्ट्रेट के ऊपर, जिसकी वजह से जो एंडोप्लाज्म है वो कंटिन्यूसली कन्वर्ट होता रहता है एक्टोप्लाज्म के अंदर। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हम इसकी जो है वो मूवमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर देखें, इसको आपको दिखाया हुआ है कि ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जो है ये अटैच हुआ है, दैट इज़ सूडोपोडियम। अगर सिंगल होगा तो उसे हम सूडोपोडियम बोलते हैं। तो ये आपको सिंगल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, सो इट इज़ कॉल्ड सूडोपोडियम। इसका जो सेंटर में साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और जो बाहर की तरफ निकला होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो मूवमेंट होती रहती है। जैसे ये कोई मटेरियल है जो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से इसके अंदर एंटर हो रहा है वेजिकल्स के थ्रू, और वही मटेरियल बाहर की तरफ मूव कर रहा है थ्रू एक्सोसाइटोसिस। तो इसका मतलब है ये जो फॉरवर्ड से मूवमेंट हो रही है वो इस तरफ, इधर की तरफ हो रही है सूडोपोडियम के ज़रिए कि एंडोप्लाज्म जो था वो अब जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, एक्टोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम कहते हैं कि ये अमीबाइड जो मूवमेंट है ये सिर्फ अमीबा के अंदर नहीं पाई जाती, मतलब ये सिर्फ प्रोटोजोन्स के अंदर नहीं है, बल्कि मल्टी सेलुलर वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अमीबाइड मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि हमारे अपने बॉडी के अंदर कुछ वाइट ब्लड सेल्स ऐसे हैं और कुछ सिलोमिक सेल्स ऐसे हैं जो कि जो है वो अमीबाइड मूवमेंट करते हैं, अमीबाइड मूवमेंट के थ्रू मूव करते हैं। इसी तरह से एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ के अंदर जो हमारे एम्ब्रियो के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, उनके जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ हैं वो भी अमीबाइड मूवमेंट शो करते हैं। अमीबाइड मूवमेंट आल्सो टेक्स प्लेस इन वाउंड हीलिंग, कि वाउंड हीलिंग के दौरान जो है जब एक ज़ख़म भर रहा होता है उस दौरान वहाँ पर जो स्किन जो है जो हीलिंग हो रही होती है, उस प्रोसेस के दौरान भी जो सेल्स उस आप कह सकते हैं वाउंडिंग साइट पर मूव कर रहे होते हैं, उस ज़ख़म वाली जगह की तरफ जब जा रहे होते हैं, तो बेसिकली वो वाला प्रोसेस भी अमीबाइड मूवमेंट के थ्रू हो रहा होता है। इट आल्सो टेक्स प्लेस इन मैनी सेल टाइप्स ग्रोइंग इन टिश्यू कल्चर, के टिश्यू कल्चर में जब हम कोई नया सेल ग्रो करवा रहे होते हैं उस दौरान भी ये मूवमेंट होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो मूवमेंट डिस्कस करनी है दैट इज़ सीलरी एंड फ्लैजुलर मूवमेंट। ठीक है, सीलरी मूवमेंट जो है वो सीलिया की बेस पर होगी और जो फ्लैजुलर मूवमेंट है वो फ्लैजुला के थ्रू होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दोनों के अंदर जो है वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि इन्हें जो है वो मूवमेंट के काबिल बनाती हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं एक्टिन मायोसिन प्रोटीन, जिसकी बेस पर जो है वो मूवमेंट होती है। और एवोल्यूशन की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रिमिटिव मैकेनिज़्म है मूवमेंट का। उसके बाद सीलरी और फ्लैजुलर मूवमेंट की तरफ हम आते हैं। ठीक है, सीलरी और फ्लैजुलर हमारे पास जो मूवमेंट है इट टेक्स प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ सीलिया दैट आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है कि ये हमारे पास जो मूवमेंट है एनिमल फाइला के अंदर मौजूद है और ये बेसिकली सीलिया के बेस पर हो रही होती है, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि स्मॉलर दैन फ्लैजुला होते हैं और मोर न्यूमरस दैन फ्लैजुला। अगर हम सीलिया और फ्लैजुला का डिफरेंस चेक करें तो वैसे तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि सीलिया आर शॉर्टर दैन फ्लैजुला, दे आर आल्सो मोर न्यूमरस दैन फ्लैजुला, कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी सेल पर अगर पाए जा रहे हैं तो इनकी तादाद भी ज़्यादा होती है सीलिया की, और इनका आप कह सकते हैं लेंथ भी इनकी कम होती है, शॉर्टर होते हैं ये। लेकिन जो फ्लैजुला हैं वो होते कम तादाद में कम है, लेकिन उनकी जो लेंथ है वो जो है वो ज़्यादा होती है। सीलिया आर शॉर्टर एंड न्यूमरस दैन फ्लैजुला एंड आर अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल रोज। जैसे आप लोग पैरामीशियम देखते हैं, ये पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर इस तरह से जो है फ्लैजुला जो सीलिया हैं वो पूरी बॉडी के ऊपर उसकी जो है वो कवर किए होते हैं, इस तरह से उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं।
ठीक हो गया। उसके बाद अकर थ्रू आउट द सेल सरफेस एंड बीट इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है कि पूरी बॉडी या कोई भी सेल है तो पूरी सेल को ये कवर करते हैं उसकी सरफेस को, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के थ्रू ये मूव करते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ये है कि 4/5 जो है वो इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। अगर आपने पैरामीशियम के अंदर जो मूवमेंट जो है वो सेकेंड ईयर FSC के अंदर डिटेल में डिस्कस की थी, तो बेसिकली आज हमने उस मूवमेंट को तो डिस्कस नहीं करना। बेसिकली इनके अंदर जो मूवमेंट है वो 4/5 पेयर की सूरत में होती है, मतलब पेयरिंग बनती है इनके अंदर, ठीक है। सीलिया जो है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के थ्रू मूव करते हैं। पेयर्स ऑफ सीलिया अकर इन रोज इन सीलिएटेड प्रोटोजोआ। रोज ऑफ सीलिया आर स्लाइटली आउट ऑफ फेज विद वन अनदर। आउट ऑफ फेज मतलब ये जो रोज ऑफ सीलिया हैं उनके दरमियान थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से जो सीलरी वेव्स हैं वो प्रोटोजोन की सरफेस के ऊपर पास आउट होती हैं, जिसकी और यही वजह है कि सीलिया जो है वो उसकी पैरामीशियम की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और उसकी डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। उसकी ना सिर्फ उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवाता है बल्कि उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक हो गया। सीलिया एंड फ्लैजिला हेल्प इन सेल मूवमेंट। फ्लैजिला आर लॉन्ग एंड अकर सिंगली और इन पेयर्स, के या तो इनकी जो स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग होते हैं या फिर ये सिंगल हो जाते हैं या पेयर की सूरत में भी पाए जा सकते हैं। सीलियम एंड फ्लैजिलम अमर्ज फ्रॉम डॉर्सल बॉडीज़, ठीक है कि ये डॉर्सल बॉडीज़ जो कि डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर डिफरेंट माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। सीलियम और फ्लैजिलम के अंदर एक्टिन और मायोसिन इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी अगर हम इसकी डायग्राम देखें, यहाँ पर आपको देखें इसका जो सीलिया आपको दिखाए गए हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक, ठीक है कि ये फॉरवर्ड मूव, जो सीलिया है वो तो बैकवर्ड मूव करें लेकिन जो ऑर्गेनिज़म होगा वो फॉरवर्ड मूव करेगा। इसी तरह से बैकवर्ड स्ट्रोक की बात करें तो जो ऑर्गेनिज़म है वो बैकवर्ड मूव करेगा, लेकिन जो हमारा सीलिया है वो बैकवर्ड मूव करेगा और ये जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पर आपको इसका जो स्ट्रोक है इसकी सीलिया का स्ट्रोक बैकवर्ड नज़र आ रहा है लेकिन जो ऑर्गेनिज़म है वो फॉरवर्ड जा रहा है। इसी तरह से ये जो इसका यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको इसका बैकवर्ड स्ट्रोक नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये फिलामेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी मेम्ब्रेन है, बेसल प्लेट जहाँ से इसके सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन है और ये बेसल बॉडी है। जैसे मैंने आपको कहा कि जितने भी हमारे पास सीलरी और फ्लैजिलर स्ट्रक्चर हैं वो जो है वो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो इसके दरमियान जो है आप कह सकते हैं स्पेसिस पाई जाती हैं इसकी सीलिया के दरमियान, ताकि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो सके। 4/5 पेयर की सूरत में ये मूव करते हैं। यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया माइक्रो ट्यूब्यूल्स का, कि इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं 9 पेयर्स की सूरत में, वो आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। उसकी डिटेल आप लोगों ने नहीं करनी, जो कि आपको पीछे आप लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया होगा। उसके बाद हम फ्लैटवर्म्स की बात करें। फ्लैटवर्म्स जो कि फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स होते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीज से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर भी ये जो है वो सीलरी मूवमेंट पाई जाती है। जो हमारे स्मॉलर फ्लैटवर्म्स हैं जैसे कि टर्बिलेरियंस की क्लास आपने डिस्कस की थी, क्लास टर्बिलेरिया, उसके अंदर जो कि 1 मिलीमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं, उनके अंदर भी सीलरी मूवमेंट होती है और वो भी सीलिया को ही यूज़ करते हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है। उनके अंदर जो है वो क्रीपिंग मूवमेंट होती है और वो सीलरी क्लिपिंग कहलाती है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सीलरी क्रीपिंग, क्योंकि उनकी बॉडी पर उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी इसी तरह से सीलिया अटैच होते हैं जो कि उन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेमर्टियंस की बात करें, नेमर्टियंस के अंदर भी जो कि लार्जेस्ट एनिमल हैं उनके अंदर भी सीलरी क्रीपिंग होती है। इसके अलावा उनके अंदर मस्कुलर एक्टिविटीज़ भी पाई जाती हैं, उनके अंदर पैडल लोकोमोशन भी होती है, पेरिस्टॉल्सिस भी है, लूपिंग मूवमेंट भी है। पेरिस्टॉल्सिस आपको पता है मस्कुलर कंट्रैक्शन की बेस पर होती है, मसल्स एक बार कंट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी तरफ से रिलैक्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, जो कि हमारी स्वेल्विंग एक्शन का भी बाइस बनती है। मतलब अगर हम कोई फूड अपनी माउथ के अंदर इंटेक करते हैं, ह्यूमन की सिस्टम की बात करें तो हम कोई फूड इंटेक कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो स्वेल्विंग का प्रोसेस है, निगलने का प्रोसेस है, वो भी पेरिस्टॉल्टिक कंट्रैक्शन की बेस पर ही होता है। और वो हमारे मसल्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स कभी कंट्रैक्ट करते हैं पीछे से और आगे से रिलैक्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो बोलस है हमारा फूड का जो कंटेंट है वो नीचे स्टमक की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर भी सीलरी मूवमेंट पाई जाती है। जैसे हमने फ्लैटवर्म्स को डिस्कस कर लिया है कि फ्लैटवर्म्स के अंदर भी सीलरी मूवमेंट है, नेमर्टियंस के अंदर भी है, ठीक है। नेमर्टियन का फाइलम आपने डिस्कस किया था। इसके अलावा जो है उनके अंदर पैडल लोकोमोशन भी होती है, पेरिस्टॉल्टिक कंट्रैक्शन भी है, लूपिंग मूवमेंट भी है, ठीक है। और इसके अलावा सीलरी एंड मस्कुलर मूवमेंट आर प्रेजेंट इन सम एनिमल लाइक फ्लैटवर्म,
ठीक है। लेकिन मतलब एक ही तरफ उनके अंदर जो है वो फ्लैटवर्म के अंदर सिलरी और मस्कुलर कंट्रैक्शन दोनों मूवमेंट एक ही टाइम पर मौजूद है। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलरी मूवमेंट हो रही है और किसी के अंदर मस्कुलर मूवमेंट हो रही है। तो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि फ्लैटवर्म से आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए हैं उनके अंदर मस्कुलर मूवमेंट है। ठीक है, फ्लैटवर्म जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज़ है, उनसे आगे जितने भी हमारे पास आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मस्कुलर मूवमेंट पाई जा रही है। इट मीन्स कि ये एवोल्यूशन है कि पहले जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म है, ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर सिलरी मूवमेंट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एवॉल्व होते गए उनके अंदर कम्प्लेक्स मेथडोलॉजी होती गई तो उनके अंदर मस्कुलर मूवमेंट भी एवॉल्व हो गई। जैसा कि फ्लैटवर्म्स हैं उनके अंदर सेम टाइम पर उनके अंदर जो है वो सिलरी मूवमेंट भी है और उनके अंदर मस्कुलर मूवमेंट भी पाई जा रही है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो है वो एनिमल के मसल्स को डिस्कस करना है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन लेना है हमने एनिमल के मसल्स का ताकि हम मस्कुलर कंट्रैक्शन को समझ सकें, क्योंकि पीछे जो हमने कंट्रैक्शन देखी है या मूवमेंट देखी है वो नॉन मस्कुलर थी। अब हमने मस्कुलर मूवमेंट को डिस्कस करना है। मस्कुलर मूवमेंट को डिस्कस करने से पहले हम मसल्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे जितने भी टाइप के मसल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉमन होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी जिसे हम इरिटेबिलिटी भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? द कैपेसिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, कि इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये किसी भी स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, मतलब उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा न्यूरॉन्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स को मैसेज देते हैं जिसकी बेस पर फ़ौरन से हम जो है वो बाजू कंट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, मतलब बेंड करते हैं या स्ट्रेट करते हैं। तो ये हमारा जो है वो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है। उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी, द एबिलिटी टू स्ट्रेच, मतलब ये हर मसल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो स्ट्रेच कर सकते हैं, कंट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ elasticity, the ability to return to its original shape and after being stretched or contracted, मतलब एक दफ़ा अगर कंट्रैक्ट कर भी गया है मसल तो ऐसा नहीं है कि वो सेम शेप में ही रहेगा, बल्कि दोबारा से वो अपनी नॉर्मल शेप गेन कर सकता है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड elasticity, कि उसके अंदर elasticity का प्रोसेस है कि वो दोबारा से अपनी नॉर्मल शेप गेन कर लेता है। एक दफ़ा स्ट्रेच होकर उसका साइज़ छोटा हो जाता है लेकिन दोबारा से वो अपना साइज़ और अपनी शेप दोबारा से रीगेन कर लेता है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, कि एक टाइम पर उसके अंदर कंट्रैक्टिलिटी या एक्सटेंसिबिलिटी भी मौजूद है, फिर उसके अंदर एक्साइटेबिलिटी भी है और थर्ड वन उसके अंदर इलास्टिसिटी भी है कि वो अपनी नॉर्मल शेप को दोबारा से गेन कर लेता है। तो ये हर तरह के मसल जितने भी हमारे स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, उन सब के अंदर ये करैक्टर्स पाए जाते हैं। अब हमने एक एक करके जो है वो कंपैरिजन डिस्कस करना है मसल्स का। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, कार्डिक मसल्स क्या हैं, स्मूथ मसल्स क्या हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जो है वो मस्कुलर मूवमेंट को जो है वो अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हमें जो मसल बताया गया है दैट इज़ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, अटैच टू बोन। ठीक है, बोन्स के साथ अटैच होते हैं। फंक्शन क्या है? मूवमेंट करवाते हैं बोन की। कंट्रोल मोड है अगर हम देखें तो ये वॉलेंट्री है, मतलब ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं। जैसे अगर हमारी जो आर्म है अगर हमने इसको बेंड करना है, रिलैक्स करना है, तो वो हमारे अपनी कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर है। इसी तरह से लेग्स हैं तो उसके अंदर स्केलेटल मसल्स पाए जा रहे हैं, उसकी बेंडिंग और जो स्ट्रेचिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। शेप इनकी लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, सिलेंडर मतलब बारीक होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप की हैं। स्ट्राइएटेड हैं। स्ट्राइएटेड मीन्स के इनके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं, जैसे आई और आप जी और आई बैंड बोलते हैं। आप लोगों ने इसको डिस्कस किया भी हुआ है और नेक्स्ट हमने जो है उसको डिटेल में डिस्कस भी करना है। और एक सेल के अंदर मैनी न्यूक्लियाई भी मौजूद होते हैं, जैसे ये आपको नज़र भी आ रहे हैं। स्ट्रेच्ड हैं, स्ट्राइएटेड हैं, लाइट और डार्क बैंड आपको नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियाई भी आपको इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे। तो बेसिकली हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि द स्केलेटल मसल्स अटैच्ड विद द स्केलेटन एंड एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, कि ये ऐसे मसल्स हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं मसल्स के और जो है वो मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ स्केलेटल मसल्स। स्ट्राइएटेड हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, वोलेंट्री हैं और नर्वस सिस्टम इसको जो है वो डायरेक्टली इसकी कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रैक्ट कर सकते हैं एक टाइम पर जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो जाते हैं और अगेन ये अपनी नॉर्मल शेप दोबारा से गेन कर सकते हैं। और ये जो बेसिकली हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमेशा एंटागोनिस्टिक पेयर की सूरत में मूव करते हैं। एंटागोनिस्टिक पेयर, ठीक है, एंटागोनिस्टिक पेयर्स की सूरत में, मतलब एक जो ये मसल्स हैं ये हमेशा पेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर। अगर एक मसल कंट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा हमेशा रिलैक्स करेगा और अगर पहला रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसको हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का प्रोसेस कहते हैं।
ठीक है। जैसे हम अपने जो है वो बाइसेप और ट्राइसेप्स ही देख लें, जो हमारे आर्म्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। तो बेसिकली सपोज़ हम कहते हैं कि ये अगर आर्म है, तो अगर मैंने इसको इस तरह से बेंड किया हुआ है, तो बेंडिंग ऑफ आर्म होती है जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर बाइसेप पाया जाता है फ्रंट साइड पर, और यहाँ पर इस साइड पर होता है ट्राइसेप। ठीक है, ये जो पेयर हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के, जो कि आर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं। जब हम आर्म को बेंड करवा रहे होते हैं, उस वक्त हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और ट्राइसेप उस सिचुएशन में रिलैक्स होता है। ठीक है, और सेकंड, अगर हम दोबारा से इसकी रिलैक्सेशन करवा दें कि आर्म्स अगर रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है, सपोज़ अगर आर्म बिल्कुल इस तरह से रिलैक्स कंडीशन में है, तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में हमारा बाइसेप रिलैक्स कंडीशन में होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, नॉर्मल होता है, और जो ट्राइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या बेंडिंग ऑफ आर्म है, रिलैक्सेशन ऑफ आर्म है, स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म है, वो बाइसेप और ट्राइसेप के कंट्रोल में है। बाइसेप कभी एक टाइम पर रिलैक्स करते हैं तो ट्राइसेप नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो बाइसेप रिलैक्स सिचुएशन में होते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन कहते हैं वन पेयर ऑफ मसल बेंड्स अ जॉइंट, इट ब्रिंग्स द लिम्ब क्लोज टू द बॉडी। कि जब हमारा जो लिम्ब है, अगर हम उसको बॉडी के क्लोज लाना चाहते हैं, तो उस टाइम पर क्या हो रहा होता है कि मसल्स में से जो एक पेयर है, जैसे बाइसेप है, वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है। दूसरी टाइम पर एक्सटेंशन की बात करें, द अदर मेंबर ऑफ द पेयर स्ट्रेटन्स द जॉइंट, इट एक्सटेंड द लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी। कि अगर हमने लिम्ब को दूसरी तरफ ले जाना है, बॉडी से दूर लेकर जाना है, तो उस टाइम पर हमारा बाइसेप रिलैक्स कंडीशन में होता है और ट्राइसेप हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारा जो है वो स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर है। इसका जो आपने डिटेल्स जो है वो इसकी प्रोसेसिंग देखी कि ये एंटागोनिस्टिक पेयर की सूरत में मूव करता है। उसके बाद कार्डिक मसल्स की बात कर लेते हैं। कार्डिक नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हार्ट के मसल्स हैं। मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। बीटिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट जो बीट कर रहा होता है, हार्ट की जो पल्स है, पल्स रेट है, वो बेसिकली कार्डिक मसल्स पर डिपेंड करती है। इनवॉलेंट्री होते हैं, मीन्स के हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं है। ब्रांचिंग पाई जाती है इनके अंदर, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, स्ट्राइएटेड हो सकते हैं, 1 और 2 न्यूक्लियाई इनके अंदर पाए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियाई भी होते हैं। ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं ये। ब्रांचिंग इंटरलॉक्स हैं, ब्रांचिंग की वजह से ये हाईली इंटरलॉक होते हैं। ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर कंट्रैक्शन की। कार्डिक फाइबर्स रिलैक्स कम्प्लीटली बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन के, जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो उस दौरान ये कम्प्लीटली रिलैक्स करते हैं, ताकि हार्ट जो है वो फटीग ना हो, मतलब मसल्स फटीग ना हो, मतलब मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क करें, उनके अंदर फटीग ना आए। ठीक है, इनका अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये इनवर्टिब्रेट के अंदर भी पाए जाते हैं, बट दे आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट इन एडल्ट वर्टिब्रेट। एडल्ट वर्टिब्रेट के जो हार्ट हैं उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन होते हैं और इन्हें हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद स्मूथ मसल्स की बात कर लें। नाम से जाहिर हो रहा है स्मूथ हैं। वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन जैसे हमारा स्टमक है उसके अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी वॉल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो इसी स्मूथ मसल्स पर डिपेंड कर रही है। स्किन के अंदर पाए जा रहे हैं। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे मैंने आपको स्टमक का बताया कि स्टमक जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ड्यूरिंग फूड मिक्सिंग जब हो रही होती है, फूड की ग्राइंडिंग जब हो रही होती है स्टमक के अंदर, तो उस दौरान जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है तो बेसिकली उसके अंदर स्मूथ मसल्स ही पाए जा रहे हैं। इनवॉलेंट्री हैं, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं हैं। स्पिंडल शेप होती है इनकी, सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है और नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। इनके अंदर कोई धारियाँ नहीं होती, कोई इनके अंदर स्ट्राइएशंस या कोई लाइट एंड डार्क बैंड इनके अंदर नहीं पाए जाते। नॉन स्ट्राइएटेड 1 न्यूक्लियस और विजरल होते हैं। विजरल मतलब इंटरनल ऑर्गन के अंदर ये पाए जाते हैं। These are present in visceral organ like stomach, intestine, blood vessels and many other organs। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टमक की एग्जांपल भी दे दी है। इसके अलावा ब्रेन सेंटर डोंट कंट्रोल इट्स कंट्रैक्शन, ये खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं। ठीक है, हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, दे आर स्पिंडल शेप्ड, अरेंज्ड इन पैरेलल पैटर्न। ठीक है, पैरेलल पैटर्न के अंदर ये अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारी टून को मेंटेन करते हैं। हमारे स्मूथ मसल्स जो कंट्रैक्ट कर रहे हैं वो टून को मेंटेन करते हैं, मसल्स की टेंशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो कंट्रैक्शन है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन प्रोलोंग होती है। होती स्लो है लेकिन प्रोलोंग होती है, और ये आसानी से फटीग मतलब ये आसानी से थकते नहीं हैं। इनका जो वर्क है ये प्रॉपरली अपना वर्क परफॉर्म
करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे मसल्स की जो है वो टाइप हैं। उसके बाद हमने इसका कंपैरिजन भी देख लिया। नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह जो है वो इसकी जो है वो डिटेल देखनी है मस्कुलर मूवमेंट की, मतलब जितने भी हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर हम मस्कुलर मूवमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वर्टिब्रेट्स के अंदर भी मस्कुलर मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। होप सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।